नमस्कार बच्चों, आज अपन वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे कि वर्ण विचार में अगर हम इनके बारे में जानेंगे तभी अपन शुद्ध लिख पाएंगे। वर्ण विचार यानी वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की लिखित या मौखिक छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़े न हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्यों से मिलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। ठीक है। अब वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, यानी जो ध्वनियां निकलती है हमारे मुंह से वही वर्ण कहलाते हैं और इनके कोई खंड या टुकड़े नहीं होते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला का मतलब ये होता है कि जो वर्ण यानी जो अपनी ध्वनियां होती है, वर्ण होते हैं, उनको सही तरीके से व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए मानक देवनागरी वर्णमाला यानी जो अपनी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी कहलाती है। देवनागरी एक तरह की वैज्ञानिक भाषा कहलाती है। अपनी जो हिंदी की जो भाषा है, देवनागरी जो लिपि है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से बनी हुई है। अब जैसे उसमें क्या वर्णमालाओं को अपन को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर में क्या हुआ? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन्हें हम नाक से बोल सकते हैं उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग में अह आता है यानी कि अह, ए और है मिलकर जो ध्वनि बनती है वह विसर्ग कहलाता है। अब व्यंजन देखिए, व्यंजन में क्या है? क, ख, ग, घ, य, च, छ, झ, झ, य, ट, ठ, ढ, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, भ, म। ये सब क्या है? ये जो 25 जो संख्याएं हैं इनकी, ये स्पर्श व्यंजन, इनकी 25 संख्या होती है और बाकी होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन आता है अपना य, र, ल, व और ऊष्म व्यंजन है श, श, स, ह। संयुक्ताक्षर जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं संयुक्ताक्षर यानी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब ग्रहित, ग्रहित का मतलब क्या होता है कि हमें दूसरी भाषा से हमने हमारी हिंदी के अंदर उन शब्दों को स्वीकार किया है। ग्रहित में ज, फ और आ यानी ज के नीचे अगर अपन नुक्ता लगा देते हैं तो आवाज आती है ज। फ के नीचे अगर अपन नुक्ता लगा देते हैं तो फ और आ जो शब्द है, ये जो वर्ण है, ये हमें अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं जो हम हिंदी के अंदर ऐसे के ऐसे लिखते हैं तो उसमें ये जो आ है ये आगत कहलाता है और ये दोनों जो ज के और फ के नीचे जो नुक्ता है इसको नुक्ता बोलते हैं। ये ग्रहित यानी कि हमने दूसरी भाषा से ग्रहण किया है। अब देखिए, अभी अपन ने इनका मतलब संक्षिप्त रूप में आपको परिचय दिया। अब उसके बाद देखिए स्वर एवं उनके भेद। अब सबसे पहले अपन स्वर का परिचय देंगे कि स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं? वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर जब अपन उनका उच्चारण करते हैं तो बिना किसी रुकावट के स्वरों का उच्चारण करते हैं। यानी कि स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास यानी कि जो हमारी जो सांसें होती है उनकी जो हवा जो होती है वो बिना किसी रुकावट के क्या होता है? मुख से निकलती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर हमारे जीभ वगैरह
कहीं पर भी मुड़ी नहीं है और केवल स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से बाहर निकल गई है, इसीलिए इनको स्वर कहा जाता है। अब जो स्वर के भेद होते हैं, अब इसके अंदर भी जो हमारे मुंह का जो बनावट है यानी होठों की, यानी हम इन सबको होठों के बनावट के आधार पर बोलते हैं। अब जैसे अपन ने कुछ जो होते हैं ओ शब्द यानी कि ओ के आधार पर बोलते हैं, यानी जैसे अपना होठ हो जाता ओ ऐसे करके, उसमें आवाज आती है। इसके दो भेद किए जाते हैं। वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब होता है गोल, यानी हमारे होठों की जो शेप बनती है वो गोल बनती है। उसमें क्या होगा, ऊ, ओ, औ, आ, ये क्या आगत में आ गया, ये भी अपना होठ का वृत्ताकार यानी कि गोल बनता है। अब वृत्ताकार यानी कि वो लंबे ओ के बीच में जो बनता है वो कहलाता स्वरों के उच्चारण में। जैसे आ पूरी तरह से व्रत नहीं बनता है, आ, ई, ए, आई, यहाँ पर होठों की बनावट लंबी हो जाती है और इनमें गोल हो जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो स्वर होते हैं उनके भेद बताए गए कि स्वर में कहाँ लंबी स्वर निकलता है, कहीं पर कम निकलता है, कहीं पर उससे भी दुगना निकलता है। इसके भेद देखिए आप। उच्चारण के समय मात्रा के आधार पर जिस तरीके से अपन बोलते हैं, अगर अपन को उच्चारण स्थान का पता नहीं होगा तो हम अशुद्ध बोलेंगे। ह्रस्व स्वर यानी कि जिसमें बहुत कम समय लगता है, यानी कि आवाज अंदर से निकल जाती, ध्वनि अंदर से निकलती है, बाहर आके खत्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा यानी एक समय, थोड़ा सा समय लगता है, उसको अर्थात सबसे कम समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4, अ, ई, उ और री, यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय जहां पे लगता है वहां पे दीर्घ स्वर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा यानी कि जैसे अपन ने बोला आ, यानी मतलब अंदर से आने के बाद भी लंबा स्वर निकल रहा है, वहां पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। 2 मात्राओं, एक से अधिक मात्रा का कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इनकी संख्या होती है 7, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। अब यहाँ पर प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी दुगना समय जहां पर जिनको उच्चारण में लगता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में केवल जैसे ओम, हे राम, यानी कि दीर्घ स्वर से भी दुगना समय हमको लग रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लुप्त स्वर। हिंदी में इनका प्रयोग कम होता है, केवल ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है और दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है कि अपना जो स्वरों की जो संख्या है कितनी, 11, यानी कि 4 तो ह्रस्व स्वर हो गए और 7 दीर्घ स्वर हो गए। अब आता है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर इनका अब यहाँ पे बोलना है कि अपन को उच्चारण स्थान कहाँ पे टच हो रही है, कहाँ पे हमारे मुंह का शेप अलग हो रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 2 भेद किए जाते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार। अब यहाँ पर जो अनुनासिक है यानी यानी हमें नाक का और मुंह का दोनों का साथ में प्रयोग होता है। जैसे इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ नाक के द्वार से भी निकलती है। अतः अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए शिरोरेखा क्या होती है,
शिरोरेखा क्या होती है, जैसे ये जो शब्द बना हुआ है इसके ऊपर जो सर बांधते हैं अपन, इसको अपन शिरोरेखा बोलते हैं। अब शिरोरेखा में अपन को जो अनुनासिक है, नाक और मुंह से स्वर से बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर ऐसे चंद्र बनता है और बिंदी लगती है, ये कहलाती है अपनी शिरोरेखा। ये क्या कहलाती है? शिरोरेखा कहलाती है। और इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा भी लगी हुई होती है, यानी कि स्वर की मात्रा भी लगी हुई होती है। जब शिरोरेखा के ऊपर लगी होती है तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की जगह मात्रा बिंदु भी लगाई जाती है, यानी किसी मात्रा के साथ अगर अपन जैसे लगाएं, जैसे अपन ने किया ये, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु की जगह अपन ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कहीं, मैं, है, आंखें। वैसे आंखें तो ऐसे लिखी जाती है ना। अब देखिए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अनुनासिक में और अनुस्वार में अंतर ये होता है, अनुस्वार तो क्या होता है, केवल शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन अनुस्वार। और अनुनासिक जिसमें नाक और मुंह का प्रयोग होता है, वहां पे चंद्र भी लगता है और बिंदी भी लगती है, इसको अपन अनुनासिक बोलेंगे, इसको अपन अनुस्वार बोलेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक और अनुस्वार में मूल अंतर यह है कि अनुनासिक स्वर स्वर है, स्वर स्वर है यानी कि ध्वनि है। अनुस्वार मूलतः व्यंजन भी है। अनुस्वार क्या होते हैं? व्यंजन में भी होता है, यानी कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हंस, हंस का मतलब होता है हंसना, यानी कि क्रिया हो गई, यानी कि हमारा नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है। अब जैसे हंस, हंस में यहाँ पे केवल नाक का प्रयोग हो रहा है। अब हंस का मतलब होता है एक पक्षी। यदि आपने गलती कर दी कि हंस की जगह अपन ने चंद्र बिंदु लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, जबकि हंस का मतलब एक पक्षी होता है। अब देखो व्यंजन, देखो अब आप व्यंजन, अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। बिना स्वरों की सहायता से हम व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, यानी कि बोलने में, उच्चारण में श्वास, श्वास का मतलब होता है हमारी जो सांसें, जिस सांस के साथ हम किसी भी ध्वनि को निकालते हैं, वो वायु, वायु यानी कि हवा हमारे मुख पे बिना किसी भाग से टकरा कर बाहर निकलती है। अब स्वर तो क्या होते हैं, हमारे मुंह में कहीं भी टकराते नहीं है, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। लेकिन व्यंजनों में क्या होता है, हमारे मुख में कहीं ना कहीं ध्वनि मतलब यानी कि जो अपनी हवा होती है वो टकराती है, उसको अपन व्यंजन बोलते हैं, है ना। टकरा कर बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब अयोगवाह में अनुस्वार, विसर्ग जैसी ध्वनियां भी को स्वरों में रखा जाता है, लेकिन इनको स्वरों की गिनती में भी नहीं लाया जाता और व्यंजनों की गिनती में भी नहीं लाया जाता। अनुस्वार को, अनुनासिक को और इसको विसर्ग को, तीनों को हम स्वरों की गिनती में भी नहीं लाते और व्यंजनों की गिनती में भी नहीं लाते। ठीक है, अब देखो अनुस्वार ध्वनियां हैं जिन्हें न स्वरों में रखा जा सकता है और न ही व्यंजनों में रखा जाता। इनकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की हो जाती है, न तो उसमें गिना जाता है न व्यंजन में गिना जाता है, तो इनको बीच की स्थिति होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? अयोगवाह, यानी ये होते हुए भी इनका अस्तित्व बिना किसी के सहारे नहीं होता है ना। इनका उच्चारण अ आदि के स्वर के बिना नहीं हो सकता, यानी कि इनका उच्चारण अ जो होता है, इसके बिना इनके उच्चारण का कोई अस्तित्व यानी कोई महत्व नहीं होता है। अब इसमें एक चीज और देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे अपना जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है हमें नाक से ध्वनि निकलती है और इसका जो चिन्ह होता है
शिरो रेखा के ऊपर हमें बिंदी लगा देंगे, इसको अपन अनुस्वार बोलते हैं। अब इसके कई प्रकार होते हैं, अ के ऊपर भी बिंदी लगती है, और जो स्पर्श व्यंजन का जो क वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है इसका भी हमें बिंदी का ही करना पड़ेगा। और जैसे ये च छ ज ज य, इसको भी अगर अपन हलंत लगाएंगे तो ये भी केवल और अनुस्वार के रूप में ही काम में आएगा। ये जो चीजें, ये दोनों चीजें हमेशा अनुस्वार के रूप में ही काम आएगी। अच्छा, अब ट वर्ग का है, ट वर्ग का ण, इसको अपन व्यंजन के रूप में भी काम में लेते हैं और अनुस्वार के रूप में भी काम में लेते हैं। और जो न होता है, न यानी कि जो त वाली लाइन वाला जो पंचम अक्षर होता है, इसको भी हम व्यंजन के रूप में भी काम में लेते हैं और अनुस्वार के रूप में भी काम में लेते हैं। और जैसे अपना प वर्ग का पंचम अक्षर हुआ म, क्या होता है, ये व्यंजन के रूप में भी काम में आता है और अनुस्वार के रूप में भी काम में आता है। ये अनुस्वार के रूप में भी काम में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये म, ये न और ये ण, ये दोनों जगह काम में आते हैं। व्यंजन के रूप में भी काम में आते हैं, अगर इसमें ए का स्वर मिल जाता है या कोई भी मात्रा मिल जाती है तो एक संपूर्ण व्यंजन भी बन जाते हैं। और कभी कभी जब इनमें स्वर मिला हुआ नहीं होता तो वो अनुस्वार का रूप ले। लेकिन ये जो क वर्ग का 5वां अक्षर है और ये च वर्ग का 5वां अक्षर है, ये केवल अनुस्वार के रूप में ही काम में लिया जाता है। अब जैसे देखो, एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने लिखा गंगा, यहाँ के नीचे मैंने हलंत लगाया, हलंत लगाने के बाद मैंने लिखा गंगा। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये अनुस्वार का रूप ले लिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने चंचल, अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसका एक नियम और भी है कि जिससे पहले, यानी कि जिस वर्ण से पहले अगर ये अनुस्वार आता है तो यानी उसके बाद में जो ये जो वर्ण आता है, इस वर्ण का पंचम अक्षर ही अनुस्वार बनता है। जैसे ग, ग का 5वां अक्षर कौन सा वर्ण का हो गया, क वर्ग का। क वर्ग का 5वां अक्षर क्या हुआ, य, तो ये अनुस्वार में आ गया। जैसे चंचल, यानी कि जो च है ये क्या हुआ, च वर्ग हो गया। च वर्ग का पंचम अक्षर क्या हुआ, य, च छ ज ज य, तो ये भी क्या हुआ, अनुस्वार के रूप में काम में आ गया। अब जैसे देखिए, अब आप उदाहरण देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा दंड, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अनुस्वार के रूप में। यानी कि ये जो ड है, ये ड कौन सी लाइन का है, ट वर्ग का है, तो ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या हो गया, ण, इसमें हलंत है तो ये अनुस्वार के रूप में आ गया। अब जैसे प वाला देखो, लिखो यहाँ पे अपन लिखेंगे लंबा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और अपन इसको अनुस्वार के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि जो स्पर्श व्यंजन के जो 5वें वर्ण है वो अनुस्वार के रूप में काम में आते हैं। अब देखिए व्यंजनों का वर्गीकरण। अब व्यंजनों का वर्गीकरण भी तीन प्रकार का होता है, उच्चारण, स्थान और प्रयत्न। अब व्यंजनों का उच्चारण 2 आधारों पर किया जाता है। उच्चारण के स्थान पर, जहाँ पे हम उच्चारण करते हैं, हमारी जीभ या हमारे दांत, यानी जीभ जहाँ जहाँ स्पर्श करती है या जिस प्रकार हमारे मुंह का आकार बनता है उसी प्रकार से ये बनता है। अब देखिए उच्चारण के स्थान पर देखिए, अब अपना स्पर्श व्यंजन देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए, क, ख, ग, घ, य, ये इनका जो उच्चारण है हमारे गले से निकलता है।
गले से निकलता है, कहीं स्पर्श नहीं होता, तो इसको अपन कंठ यानी कि कंठ के आधार पर हम इनको बोलते हैं। अब जैसे च है, यानी च वर्ग वाली जो लाइन है तालु, यानी कि हमारी जीभ तालू से टच होती है। तालू यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको अपन तालू बोलते हैं। जैसे अपन ने बोला च, छ, ज, झ, य, यहाँ क्या हो गया, अनुस्वार हो गया ये, तो ये क्या है, तालव्य। ये क्या कहलाता है, तालव्य। और कै वाला कै वर्ग क्या कहलाएगा, कंठ्य। अब आता है ट। ट वाली जो लाइन होती है इसके अंदर यानी कि जो ट वर्ग है, जो हमारी जीभ है वो पीछे जाती है और फिर धक्का देके बाहर आती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। मूर्धन्य यानी कि हमारी जीभ पहले पीछे जाती है और फिर आगे आती है। जैसे अपन बोला ट, ठ, ड, ढ, ण, यानी हमारी जीभ पीछे गई और फिर आगे आई, हर बार पीछे जाती है और हर बार आगे आ जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मूर्धा। यानी कि हमारे ऊपर का जो तालु होता है वहां पर जीभ मुड़ती है और फिर सीधी हो जाती है, इसको अपन मूर्धन्य बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें साथ में ये भी है ड, और ये श भी, श के अंदर भी हमारी जीभ ऊपर जाती है, लेकिन इसमें फोल्ड नहीं होती, लेकिन इसको भी अपन मूर्धन्य बोलेंगे। अब दंते यानी कि जिन चीजों हमारी जो जीभ है वो दांतों को जो टच करके जिस स्वर को बाहर निकालती है वो दंतव्य कहलाता है, यानी कि दांतों से हमारा जीभ का दांतों पर स्पर्श हो रहा है, यानी त, थ, द, ध, न, यानी हमारी जीभ कहाँ जा टच हो रही है, दांतों पर टच हो रही है, तो वो कहलाएगा दंतव्य यानी कि दांतों से। अब जो पांचवा जो प वर्ग वाली है, ओठ, ओठ यानी कि हमारे जो होठ होते हैं उनसे ये ध्वनि निकलती है। जैसे अपन ने बोला प, फ, ब, भ, म, यहाँ सब जगह इसके उच्चारण में हमारा क्या चीज काम में आ रही है, मुख की, होठ, होठ काम में आ रहे हैं, तो इनको ओष्ठ्य बोलेंगे, यानी कि होठों से काम में आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो वत्रुस्य यानी कि दंत मूल यानी कि जो दांतों का जो मूल यानी कि जो दांतों की जड़ होती है वहां से बोली जाती है। जैसे अपने बोला न, यानी दांत की जो अपनी जो जड़ होती है यहाँ पर टच हो रहा है, तो ज ये क्या है, नुक्ता वाला है, तो ज, र में भी दांत टच हो रहा है, और ल में भी अपना क्या हो रहा है, जीभ कहाँ जा रही है, दांत पर जा रही है। अब दांत और ओष्ठ यानी दांतों के नीचे का जो हिस्सा होता है उस पर उस वाले दांतों पर जो टच होती है हमारी जीभ, तब वो होता है। जैसे नहीं फ नीचे अटैच हुई, फ और व दोनों जगह नीचे वाले होठ काम में आ रहे हैं। और स्वर यंत्रीय यानी कि जो हमारा स्वर यानी कि गले का जो गले के नीचे जो स्वर होता है उसमें से हवा निकलती है, वो होता है ह। अब यहाँ पर ह के अंदर हमारे मुंह में कहीं पर भी जीभ स्पर्श नहीं हो रही, लेकिन हमारे स्वर यंत्र से वो बाहर निकल रही है। अब देखिए यहाँ पर ये तो अपना उच्चारण स्थान के आधार पर भेद हो गए। अब अपना प्रयत्न के आधार पर यानी कि हम जिस तरीके से हम अपने स्वर यंत्र का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम ज़्यादा श्वास का प्रयोग करते हैं, कहीं अपन कम सांसों का प्रयोग करते हैं, कहीं पर ज़्यादा जोर लगता है और कहीं पर कम जोर लगता है। अब ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। स्वर तंत्री में कंपन होना यानी कि जो हमारा जो स्वर है उसमें जो वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ये अघोष। अघोष यानी कि जहाँ पर कम जरूरत पड़ती है वो अघोष होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा जोर आ पाता है तो वहां पर सघोष हो गया। अघोष में क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां यानी कि जो हमारा जो स्वर निकलता है उन तंत्रियों यानी कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं उनको में गूंज यानी कि वाइब्रेशन होती है, यानी कि जो गूंज होती है नहीं होती, उन्हें अघोष कहते हैं। यानी कि बिना वाइब्रेशन हो रहे हमारा जो उच्चारण हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, क, ख, च, छ, ट, थ, थ। अब यहाँ पर इसमें देखो एक चीज और देखनी पड़ेगी, इसके अंदर आपको पहले वर्ग का पहला, एक सेकेंड,
स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और हर लाइन का पहला और दूसरा जो वर्ण होगा, ये देखो ये भी पहला दूसरा है, ये भी पहला दूसरा है, ये भी पहला दूसरा है और ये भी पहला दूसरा है और ये भी पूरा, यानी कि अपन को 12 नंबर याद रखना है। अपन को अघोष के लिए अपन को क्या याद करना है? 12 नंबर याद करना है। यानी कि स्पर्श व्यंजन की पहली लाइन और दूसरी लाइन में क्या कहलाएगा? अघोष, जिसमें हमें स्वर तंत्रियों में ज्यादा जोर देना नहीं पड़ता, जहां पर कंपन नहीं होता। अब सघोष में क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, यानी कि वाइब्रेशन पैदा होती है, वह सघोष होता है। अब इसमें क्या हुआ? ग घ य, च छ ज य। अब यहाँ पर भी जो देखो, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा और यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा। तो यहाँ पर 3 चौथा पांचवा, यानी अपन को ट्रिक याद करने के लिए 345 याद रखना है और अघोष में केवल 12 नंबर याद रखने हैं। तो अभी अघोष के लिए पूछा जाए 12 नंबर, यानी कि पहली लाइन और दूसरी लाइन, और सघोष में तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन। तो ये अपनी ट्रिक हो गई। यानी देखो इसमें दे रखा है ना, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे व्यंजन, ये हो गया ना, ड ढ य र ल। अच्छा, इनके अलावा भी क्या होता है? ये हो गया य र ल व, ये वाले भी हो गए। ये सब क्या है? सघोष है। ये तो 5 नंबर तो याद रखना ही है, लेकिन आपको अंतस्थ भी याद रखना पड़ेगा, अंतस्थ व्यंजन भी याद रखना पड़ेगा। तो अपना क्या हुआ? इसका 12 नंबर हो गया, 345 इसका हो गया। तो आप ऐसे नंबरों से याद करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। अब देखो श्वास की मात्रा। अब यानी कि हमारी श्वास की मात्रा कितनी, सांस इस वर्ण के उच्चारण में लग रही है, कहीं ज्यादा लग रही है, कहीं कम लग रही है, इसके लिए भी अपन को ट्रिक याद करनी पड़ेगी, वो भी स्पर्श व्यंजनों में। कैसे याद करनी पड़ेगी? इस आधार पर अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी कि जहां पर कम हवा का, यानी कि हमारे जो अंदर की जो हवा निकलती है वो कम निकलती है, तो अल्प प्राण हो गया। महाप्राण यानी कि जहां पर हमारे श्वास की मात्रा ज्यादा खर्च हो रही है, वो महाप्राण हो गया। अब देखिए आप, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है, जैसे क, ख, य, च, छ, झ, च, ज, य, ट, ण, य, त, थ। अब इसके अंदर इसको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? पहला, एक सेकेंड, अब इसका ट्रिक याद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अब ये जो अल्प प्राण में क्या है? 1 पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन। तो अपन को इसको ट्रिक याद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? 135 नंबर याद रखने पड़ेंगे। 135 का मतलब क्या हुआ? पहली लाइन, तीसरी लाइन और पांचवी लाइन, ठीक है। अब ये देखो, इसमें देखो आप, प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण, इसके अलावा ड, य, र, ल, व, यानी कि ये अंतस्थ व्यंजन भी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 135 अंतस्थ, यानी ये वाली ट्रिक आप याद रखोगे तो अल्प प्राण का आपको ट्रिक याद हो जाएगा। अब आता है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, यानी कि जो हमारी जो सांसें हैं, यानी जो हवा है वो अधिक मात्रा में लगती है, वो तब होता है। अब इसमें वही हो गया, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यानी इसको अपन को याद करने के लिए ट्रिक को क्या करना? दूसरा चौथा याद करना पड़ेगा। और क्या याद करना पड़ेगा अपन को? ये हो गया। अब इसके बाद अपन को ऊष्म व्यंजन भी याद करने पड़ेंगे। ऊष्म व्यंजन भी है इसमें, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में भी हमें हवा की मात्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ती है, तो यानी कि 24 नंबर के साथ हमें ऊष्म व्यंजन को भी याद रखना पड़ेगा। 24 नंबर महाप्राण, 135 नंबर अल्प प्राण। तो ये अपन ये वाली जो नंबर वाली ट्रिक याद रखेंगे तो हम कभी भी इस चीज को नहीं भूलेंगे।
आता है अपना जो ये उच्चारण स्थान के यानी कि जिह्वा, जिह्वा यानी कि जीभ में अन्य अवयवों यानी कि जो हमारे जो मुंह के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उनके द्वारा श्वास का अवरोध यानी कि रुकावट के द्वारा जब निकलती है तो उसका होता है। अब इसमें होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पहले ही बताया, इनकी संख्या 25 होती है और ये कंठ, मुख, जीभ, वत्स आदि परस्पर स्पर्शों को करके वायु को रोकते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताई दिए। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसके अंदर जो स्पर्श संघर्षी यानी कि संघर्ष करने के आधार पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख के अव्यय यानी कि किसी मुंह के हिस्से से स्पर्श करती है और फिर रगड़ खाती है, तब वो बाहर निकलती है, उन्हें अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। और संघर्षी यानी स्पर्श संघर्षी और केवल संघर्षी कैसे हुआ? जब श्वास वायु मुख अवयवों को रगड़कर खाते हुए बाहर निकलती है, उन्हें ससंघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे अपन जैसे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे श, श, स, इनमें हमारी हवा मतलब यानी कि गर्म तरीके यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? संघर्षी कहते हैं। जैसे ये ना श, श, स, ह, फ तथा ज ये वाला नुक्ता वाला हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? हमने स्वीकार किया है दूसरे भाषा से। ख, ग, भ, घ, ये ग भी संघर्षी हैं। अब देखिए आगे, अब ये नासिकीय यानी कि जहां पर नाक का प्रयोग होता है, यानी कि नाक से जब अपन जो श्वास निकालते हैं उसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अव्यय यानी जो मुंह के जो हिस्से होते हैं वायु को रोकते हैं, परंतु वायु पूरी तरह से मुख से न निकलकर नाक से निकल जाती है। मुंह से नहीं निकलकर कहां से निकल जाती है? नाक से निकल जाती है। वो इसमें य, ण, न, म, ये सब क्या होता है? नासिका। यानी कि मैंने आपको इसका भी बताया था, इनके अंदर ये जो पंचम अक्षर है इसके जो नासिके यानी कि इसको अपन अनुस्वार भी बोलते हैं। ये सारी चीजें, ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार, लेकिन ये सदैव अनुस्वार रहते हैं और ये व्यंजनों के रूप में भी काम में आ जाते हैं और अनुस्वार के रूप में भी काम में आ जाते हैं। ठीक है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है कि न तो पूरी तरह हमारे मुंह पर स्पर्श होते हैं और न पूरी तरह से कहीं रगड़ खाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे वर्णमाला के मध्यस्थी होने के कारण अंतस्थ नाम दिया गया है। परंपरा है य के अंदर क्या हुआ? जीभ ऊपर हुई। र के अंदर क्या हुआ? जीभ तालू पे लगी यानी दांत पे लगी। ल में बिल्कुल दांतों पे टच हो गई। व के अंदर होठ काम आ गए, यानी कि ये चारों जगह स्पर्श, पूरी तरह स्पर्श भी नहीं हो रहे हैं और स्पर्श भी हो रहे हैं, तो ये क्या अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और वह पार्श्विक का मतलब होता है पीछे की साइड, बगल से हमारे निकलता है। जैसे ल के अंदर क्या हुआ? जीभ ऊपर गई और पीछे फोल्ड हो गई। प्रकंपित यानी कि जब पे हमारा वाइब्रेशन होता है, इसका अर्थ यानी कि कांपता हुआ। जैसे अपन बोलते हैं र के अंदर क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ यानी कि कंपन हुआ, तो इसको बोला। और अर्धस्वर में य और व। उक्षिप्त का मतलब क्या होता है कि फेंका हुआ। उक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, यानी कि उनको गिना भी नहीं जाता और ये काम में भी आते हैं। तो ये आते हैं ड और ये। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं दो तरीके के होते हैं और दूसरा ये होता है इसमें बिंदी होती है नीचे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ड के ऊपर कब बिंदी लगती है और कब नहीं लगती है। जब अपन ड और ड के शब्द आरंभ करते हैं, जैसे अपन ने लिखा डलिया, तब ड के नीचे बिंदी नहीं आएगी। लेकिन यदि हमने लिखा पेड़, यानी कि ये क्या दूसरा सेकंड नंबर पे आ गया, सेकंड दूसरा तीसरे कभी भी बीच में आएगा तो हमेशा डा के ऊपर बिंदी आएगी। अब जैसे लिखा अपन ने लिखा ढोलक,
कभी भी जब भी इससे आरंभ हो रहा है शब्द, यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी। लेकिन यदि ये दूसरी, तीसरी, चौथे स्थान पर आएगा तो हमेशा बिंदी आएगी। जैसे अपन ने लिखा पढ़ना, अब यहाँ पर ड के नीचे बिंदी आ गई। लेकिन यदि अपन इसी से अगर शब्द आरंभ हो रहा है तो इसके नीचे कभी भी बिंदी नहीं आएगी। तो इसीलिए जो बिंदी वाले जो शब्द हैं ये वाले, इनको हम उक्षिप्त बोलते हैं, क्योंकि ये फेंके हुए, इस उक्षिप्त का मतलब फेंका हुआ होता है, यानी कि जबरदस्ती लागू किया गया है। लेकिन ये इनका भी अपनी अपनी जगह पे महत्व है। मैं समझती हूँ आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नए चैप्टर के साथ हम अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।